नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो पूरे 32 साल चला। एक ऐसा मामला जिसमें दो निचली अदालतों ने जिन्हें दोषी ठहराया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह करार दे दिया। तो सवाल यह है कि आखिर इन 32 सालों में ऐसा क्या बदला कि इंसाफ की पूरी तस्वीर ही पलट गई। चलिए इस बेहद दिलचस्प मामले को समझते हैं। अच्छा, एक कहावत है ना कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर जांच करने वाली एजेंसी ही ये भूल जाए कि जिस कानून के तहत वो केस फाइल कर रही है, वो कानून तो अब है ही नहीं। जी हाँ, यही हुआ मनोज बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में। एक ऐसा मामला जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था और जांच के तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। दो लोग, मनोज और प्रकाश, उन पर आरोप लगा सरकारी सीमेंट की कालाबाजारी का। साल 2000 में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। फिर 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। दो अदालतें कह चुकी थी कि ये दोषी हैं, और फिर 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये बेगुनाह है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की एकदम शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1994 में कहानी की शुरुआत होती है एक पुलिस टिप ऑफ से। तारीख थी 24 मार्च 1994। जगह महाराष्ट्र का औरंगाबाद। पुलिस को एक खबर मिलती है कि पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का जो सरकारी सीमेंट सड़क बनाने के लिए आया है, उसे गुपचुप तरीके से ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है। खबर पुख्ता लग रही थी, तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और एक गोदाम पर रेड कर दी। और इस रेड में क्या मिला? मनोज और प्रकाश के ठिकाने से सरकारी सीमेंट की पूरी 390 बोरियां। अब पहली नजर में तो केस बिल्कुल सीधा साफ लग रहा था, है ना? मतलब माल रंगे हाथों पकड़ा गया। इससे बड़ा और पक्का सबूत क्या हो सकता है? तो पुलिस ने इन दोनों पर केस बनाया, और इसके लिए उन्होंने जिस कानून का इस्तेमाल किया वो था आवश्यक वस्तु अधिनियम, या जिसे हम द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते हैं। अब ये कानून है क्या? देखिए, ये 1955 का एक एक्ट है। इसका सीधा सा मकसद है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई बनी रहे, कोई उनकी जमाखोरी या कालाबाजारी ना कर पाए, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़े। तो सरकार क्या करती है, वो इस एक्ट के तहत जैसे अनाज, दवाइयाँ, पेट्रोल, इन जैसी चीज़ों को आवश्यक वस्तु घोषित कर सकती है, ताकि उनकी कीमत और सप्लाई पे सरकार का कंट्रोल रहे। और पुलिस ने इसी एक्ट के तहत मनोज और प्रकाश पर केस फाइल कर दिया। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अब आता है कहानी में वो ट्विस्ट जिसने इस पूरे केस की नींव ही हिला दी। एक तारीख, एक सरकारी ऑर्डर, जिसे ना ट्रायल कोर्ट ने देखा ना हाई कोर्ट ने। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पुलिस ने रेड कब की? 24 मार्च 1994 को। लेकिन उससे करीब 5 साल पहले 1 मार्च 1989 को ही केंद्र सरकार सीमेंट पर से अपना कंट्रोल हटा चुकी थी। और इतना ही नहीं, 7 अगस्त 1990 को राज्यों के पास से भी सीमेंट के लाइसेंस और स्टॉक रखने के अधिकार छीन लिए गए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह था कि जिस दिन रेड हुई उस दिन सीमेंट एक कंट्रोल्ड चीज थी ही नहीं। ये है वो सरकारी आदेश, वही कागज जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सीमेंट पर से प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल हटा दिया गया है। सोचिए, एक इतना जरूरी फैक्ट 32 साल तक फाइलों में कहीं दबा रहा। तो बात एकदम साफ हो जाती है कि 1994 में जब ये रेड हुई, तब सीमेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आता ही नहीं था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो कानून किसी चीज पर लागू ही नहीं होता, कोई उस कानून को तोड़ कैसे सकता है? और बस जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस केस की इस सबसे बड़ी और बुनियादी गलती को तुरंत पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही सीधी और दमदार बात कही। उन्होंने कहा, कानून के अभाव में किसी उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता। बस यही एक लाइन इस पूरे केस का निचोड़ है। अगर कोई कानून ही नहीं, तो फिर अपराध कैसा? और अपने फैसले को और मजबूत बनाने के लिए कोर्ट ने एक पुराने केस का भी जिक्र किया। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत सिंपल है। अगर सरकार कोई कानून खत्म कर देती है और उसमें यह नहीं लिखती कि पुराने केस चलते रहेंगे, तो उस कानून के तहत चल रहे सारे मामले अपने आप ही खत्म मान लिए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मनोज और प्रकाश पर जो केस चल रहा था, उसकी तो कोई कानूनी बुनियाद थी ही नहीं, शुरू से ही नहीं। तो सवाल यह है कि इस पूरे मामले से हमें सीखने को क्या मिलता है?
क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी के बरी हो जाने की नहीं है। ये कहानी हमारी जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर भी एक बहुत बड़ा कमेंट है। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, कुछ तो गलत हुआ था। सरकारी सीमेंट की हेराफेरी तो शायद हुई थी, तो फिर बरी क्यों कर दिया? क्योंकि प्रॉब्लम अपराध में नहीं थी, प्रॉब्लम उस कानून में थी जो लगाया गया था। यहीं पर अभियोजन पक्ष से चूक हो गई। उन्होंने चार्ज लगाया असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत, एक ऐसे कानून के तहत जो उस वक्त सीमेंट पर लागू ही नहीं होता था, जबकि उन्हें चार्ज लगाना चाहिए था इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी के तहत, चोरी का या सरकारी संपत्ति के गलत इस्तेमाल का। बस जांच एजेंसी की एक इस गलती ने 32 साल तक चले इस केस का रुख ही मोड़ दिया। तो आखिर में लो दर्पण की राय में यह फैसला हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। न्याय सिर्फ सबूतों पर खड़ा नहीं होता, उसकी बुनियाद सही कानून पर टिकी होती है। और अगर किसी केस की कानूनी बुनियाद ही गलत रख दी जाए, तो फिर इंसाफ की वो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, एक दिन ढह ही जाती है। कानून की ऐसी ही और भी दिलचस्प परतों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए लॉ दर्पण पर। धन्यवाद।